करोड़पति लड़का स्टेशन पर भीख मांगने वाली गरीब लड़की पर दिल हार बैठा। फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। जी हां दोस्तों, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की। एक तरफ एक करोड़पति लड़का, जिसकी जिंदगी शीशे की दुनिया में चमक रही थी। दूसरी तरफ एक गरीब लड़की, जो उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हाथ फैलाए खड़ी थी। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी शर्म और आत्मसम्मान था जो भीख मांगने वालों में नहीं होता। उस लड़के ने जब उस लड़की को देखा तो उसके दिल में कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन जो आगे हुआ वो सिर्फ इन दोनों की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की कहानी बन गया। एक ऐसी कहानी जिसने सबको रुला दिया। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। घड़ी की सुइयां शाम के 5 बजा रही थीं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भीड़ का रेला था। कोई ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था, तो कोई अपनों से बिछड़ने के गम में। कुलियों की आवाजें, चाय वालों की चिल्लाहट और इंजन की भाप, सब मिलकर एक अजीब सी दुनिया बना रहे थे। इसी भीड़ में एक लड़का खड़ा था, जो इस माहौल से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसका नाम था आदित्य कपूर। उम्र 26 साल। कद 6 फीट। चेहरे पर एक अलग ही रौनक, और आंखों में वो आत्मविश्वास जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्होंने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा हो। आदित्य लखनऊ की सबसे बड़ी टेक कंपनी कपूर इनोवेशंस का मालिक था। करोड़ों का कारोबार, शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग में ऑफिस और गैराज में 5 महंगी गाड़ियां हों। उसकी जिंदगी में हर वो चीज थी जो एक कामयाब इंसान के पास होनी चाहिए, लेकिन एक चीज नहीं थी, सुकून। आज आदित्य ट्रेन से कहीं नहीं जा रहा था, वह तो बस ऐसे ही स्टेशन आ गया था। कभी कभी उसे यह शोर, यह भीड़, यह जिंदगी अपनी ओर खींच लाती थी। शायद इसलिए कि अपने ऑफिस की शीशेदार दीवारों के पीछे वह अकेला महसूस करता था। वह प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। लड़की कोई 20 से 21 साल की होगी। कद छोटा, शरीर दुबला पतला। उसने एक मैली सी सलवार कमीज पहनी हुई थी, जिसके कई जगह से धागे निकल रहे थे। सिर पर दुपट्टा इस तरह लपेटा हुआ था कि चेहरे का आधा हिस्सा ढका हुआ था। लेकिन उसकी आंखें जैसे कोई पूरी कहानी कह रही थीं। थकान थी, दर्द था, मजबूरी थी, और सबसे ऊपर एक अनकही शर्म थी। वह लड़की हाथ फैलाए खड़ी थी। बाबूजी, कुछ दे दीजिए, मां बहुत बीमार है। उसकी आवाज इतनी धीमी और कांपती हुई थी कि शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन लोग नजरें फेरकर गुजर रहे थे। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, किसी ने झिड़क दिया, तो किसी ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई अपराध कर रही हो। आदित्य ने यह सब देखा। वह आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और लड़की की तरफ बढ़ाया। ये लो। लड़की ने नोट की तरफ देखा, फिर आदित्य की तरफ, और फिर अगले ही पल उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं। आदित्य चौंक गया। क्यों? ये पैसे हैं, तुम्हारी मां के इलाज के काम आएंगे। लड़की ने सिर झुकाकर कहा। मैंने आपसे कुछ देने को कहा था, लेकिन आप तो पूरे 500 रुपए दे रहे हैं। इतनी बड़ी रकम। ये मेरा हक नहीं है। मुझे मां के लिए दवा लेनी है, लेकिन मैं इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकती। यह सुनकर आदित्य के दिल में जैसे करंट सा दौड़ गया। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा था, पैसों के पीछे भागते, मुफ्त में मिलने पर झपटते। लेकिन ये लड़की तो भीख मांगते हुए भी अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहती थी। उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी। कौन है ये लड़की और इसकी कहानी क्या है? उसने लड़की से पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? गौरी। गौरी, अच्छा नाम है। तुम रोज यहां आती हो? गौरी ने सिर हिलाया। सुबह से शाम तक। कभी कुछ मिल जाता है तो मां के लिए दवा ले आती हूं, नहीं मिलता तो भूखे पेट सो जाते हैं। आदित्य का दिल बैठ गया। उसकी अपनी जिंदगी में ऐसी कोई कमी नहीं थी। वह जब चाहे, जो चाहे खा सकता था, खरीद सकता था। और यहां ये लड़की और इसकी मां कभी कभी तो पूरे दिन भूखी सो जाती थीं। तुम्हारी मां को क्या हुआ है? उसने पूछा। लकवा है, पूरे शरीर का। बिस्तर से उठ नहीं सकती। मेरा एक छोटा भाई है रोहन, वो भी अभी बहुत छोटा है। पापा का देहांत 3 साल पहले हो गया। तभी से। गौरी की आवाज टूट गई। वह आगे नहीं बोल पाई। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसके अंदर कुछ हिल गया था। उसने गौरी से कहा, मुझे अपना घर दिखाओगी? गौरी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप
आप क्यों? बस देखना चाहता हूं। गौरी को लगा शायद यह कोई मजाक है या कोई शर्त, लेकिन आदित्य की आंखों में उसे कोई चालाकी नहीं दिखी। उसने धीरे से सिर हिलाया और चलने लगी। आदित्य उसके पीछे पीछे चल दिया। स्टेशन से बाहर निकलकर वे तंग गलियों में घुस गए। जैसे जैसे वे शहर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे, सड़कें संकरी और माहौल गरीबी से भरा होता जा रहा था। आखिरकार वे एक झुग्गी के सामने पहुंचे। टीन की छत, प्लास्टिक की दीवारें और चारों तरफ कीचड़। अंदर एक खाट पर एक बुजुर्ग महिला लेटी थी। शरीर बिल्कुल निश्चल, सिर्फ आंखें हिल रही थीं। पास में ही एक 10-11 साल का लड़का बैठा था, फटी सी किताब लिए। गौरी ने अंदर जाकर कहा, मां, देखो कोई आया है। आदित्य ने उस मां की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन बोल नहीं पा रही हो। उसने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। फिर उसने गौरी की तरफ देखा और कहा, कल से तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दूंगा। गौरी की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं की है। मैं क्या कर पाऊंगी? तुम पढ़ाई नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी डिग्री लेकर आई हो, आत्मसम्मान और मेहनत। और यही सबसे कीमती है। कल सुबह इस पते पर आ जाना। आदित्य ने अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। गौरी ने कार्ड की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक उम्मीद भी थी। शायद यही वो मोड़ था जिसका उसे इंतजार था। लेकिन उसे क्या पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी तो अभी बाकी थी। और आने वाले दिनों में जो होने वाला था, वह सिर्फ गौरी और आदित्य की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की परीक्षा लेने वाला था। अगली सुबह लखनऊ का आसमान हल्की धुंध से ढका हुआ था और हवा में ठंडक घुली हुई थी। गोमती नदी के किनारे बसी कपूर इनोवेशंस की 10 मंजिला इमारत शीशे की तरह चमक रही थी। ऑफिस के मुख्य गेट पर महंगी गाड़ियों की कतार लगी हुई थी और अंदर जाने वाले हर शख्स के चेहरे पर एक आभिजात्य नजर आता था। लेकिन उस सुबह गेट के बाहर एक अलग ही नजारा था। गौरी, वही मैली सी सलवार कमीज पहने, हाथ में आदित्य का कार्ड लिए, गेट के बाहर खड़ी थी। उसके पैर कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह इस दुनिया को घूर रही थी, जैसे कोई दूसरे ग्रह पर आ गई हो। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा, अपने फटे दुपट्टे को ठीक किया और एक गहरी सांस ली। गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उसे दूर से ही देख लिया था। उसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि यह लड़की इस बिल्डिंग के लायक नहीं दिखती। गार्ड ने तुरंत अपनी ड्यूटी का रुख अख्तियार किया और तपाक से बोला, कहां जाना है? गौरी ने डरते डरते आदित्य का कार्ड आगे बढ़ाया। सर, आदित्य सर ने बुलाया है। गार्ड का चेहरा एकदम बदल गया। उसने ध्यान से कार्ड देखा, फिर गौरी को ऊपर से नीचे तक निहारा। तू? आदित्य सर ने तुझे बुलाया है? उसकी आवाज में ताना और अविश्वास दोनों साफ थे। जी, कल मिले थे स्टेशन पर। उन्होंने कहा था सुबह आने को। गार्ड ने हिचकिचाते हुए रिसेप्शन पर फोन किया। कुछ ही मिनटों में अंदर से जवाब आया, हाँ, सर ने बुलाया है, ऊपर भेज दो। गार्ड का ताना और अविश्वास अब हैरानी में बदल चुका था। उसने एक तरफ हटकर रास्ता दिया। गौरी ने पहली बार उस बिल्डिंग में कदम रखा। उसके पैरों के नीचे संगमरमर का फर्श था, जो आईने की तरह चमक रहा था। ऊपर बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे, जिनकी रोशनी में पूरा हॉल जगमगा रहा था। रिसेप्शन पर बैठी लड़कियां हल्की मुस्कान के साथ उसे घूर रही थीं। उनके चेहरे पर सवाल साफ लिखा था, यह कौन है और यहां क्यों आई है? गौरी ने सिर झुकाकर लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन लिफ्ट में चढ़ने का बटन ही उसके लिए पहेली था। उसने कभी लिफ्ट नहीं देखी थी, चलाना तो दूर की बात। पास खड़े एक प्यून ने उसे देख लिया और मदद की। लिफ्ट जैसे जैसे ऊपर जा रही थी, गौरी का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी जिंदगी का वह दिन याद आया जब पिता की मौत के बाद उसने पहली बार भीख मांगी थी। उस दिन भी उसका दिल इतना ही जोर से धड़का था। तब शर्म थी, लाचारी थी। आज की घबराहट में भी शर्म तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी थी। 10वीं मंजिल पर लिफ्ट खुली। सामने एक बड़ा सा रिसेप्शन था, जहां से पूरा लखनऊ शहर दिखाई देता था। गौरी ने उस नजारे को देखा और उसकी सांसें थम गईं। उसे लगा जैसे वह दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ी हो। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, आ गई तुम?
गौरी ने पीछे मुड़कर देखा। आदित्य वहां खड़ा था। आज वह बिल्कुल अलग लग रहा था। एक सफारी सूट, हल्की सी मुस्कान और आंखों में वही गहराई। गौरी ने हाथ जोड़ दिए और धीरे से बोली, जी सर। बहुत अच्छा। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी, पर तुमने आकर साबित कर दिया कि तुम मेहनत से डरती नहीं। चलो मेरे केबिन में। आदित्य का केबिन बहुत बड़ा था। शीशे की दीवारें, एक बड़ी सी मेज, किताबों से भरी अलमारी और दीवारों पर लगे कई अवार्ड। गौरी ने चारों तरफ देखा और उसकी आंखें चौंधिया गईं। आदित्य ने उसे सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। गौरी ने हिचकिचाते हुए बैठते हुए कहा, सर, बहुत बड़ा ऑफिस है आपका। आदित्य मुस्कुराया। ये तो बस पत्थर और शीशा है गौरी। असली चीज तो इंसान होता है, और इंसान वही कीमती है जो अपने आत्मसम्मान के साथ जिए। जैसे तुम कल भीख मांगते हुए भी अपना आत्मसम्मान नहीं खो रही थी। यह सुनते ही गौरी की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी नजरें झुका लीं। सर, मजबूरी में करती हूं। मां की बीमारी, छोटा भाई। मैं पढ़ी लिखी हूं, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। लोग देखकर कहते थे, तुम जैसी लड़की हमारे ऑफिस के लायक नहीं है। आखिर में मजबूर होकर स्टेशन पर खड़ी हो गई। अब वो दिन गए। आदित्य ने कहा, आज से तुम इस कंपनी की एम्प्लॉय हो। शुरुआत में तुम्हें पेंट्री और फाइल मैनेजमेंट का काम सिखाया जाएगा। सैलरी 30,000 रुपये महीना। और हाँ, तुम्हारी मां का इलाज कंपनी की तरफ से मुफ्त होगा। गौरी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। 30,000? उसने तो सपने में भी इतनी बड़ी रकम नहीं सोची थी। वह उठकर आदित्य के पैरों में गिर पड़ी। सर, सर आप भगवान हैं। आदित्य ने उसे तुरंत उठाया। नहीं गौरी, ये भगवान का काम नहीं, इंसानियत का काम है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, मेरे सामने कभी किसी के पैर मत छूना। मैं तुम्हारा बॉस जरूर हूं, लेकिन इससे पहले एक इंसान हूं, और इंसान इंसान से बड़ा नहीं होता। यह बात गौरी के दिल में उतर गई। उसने गीली आंखों से आदित्य की तरफ देखा और कहा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी सर। उसी दिन से गौरी की ट्रेनिंग शुरू हो गई। उसे पेंट्री का काम सिखाया गया। किसे कौन सी कॉफी पसंद है, किसे ग्रीन टी चाहिए, किसको कितनी चीनी। फिर उसे फाइल मैनेजमेंट सिखाया गया। कौन सी फाइल कहां जाएगी, किसकी मीटिंग कब है, किस डॉक्यूमेंट पर किसके साइन चाहिए। गौरी ने हर काम को बड़ी लगन से सीखा। उसकी नोटबुक हर वक्त साथ रहती थी और हर छोटी बड़ी बात उसमें नोट करती थी। उसकी मेहनत देखकर ट्रेनिंग देने वाले भी हैरान थे। लेकिन इस सब के बीच ऑफिस के कुछ लोगों की नजरें गौरी पर बुरी तरह से टिकी हुई थीं। खासकर रिया नाम की एक लड़की, जो कंपनी की एचआर हेड थी और खुद को आदित्य के करीब मानती थी। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आदित्य एक सड़क की भिखारन को ऑफिस में लाकर बिठा दे। वह मौका ढूंढती रहती थी कि कब गौरी से गलती हो और वह उसे सबके सामने नीचा दिखा सके। एक दिन गौरी ने गलती से कॉफी में चीनी की बजाय नमक डाल दिया और वह कॉफी एक बड़े क्लाइंट को परोस दी गई। क्लाइंट ने एक घूंट पीते ही मुंह बनाया और पूछा, यह क्या है? रिया ने मौका देखा और तुरंत गौरी को सबके सामने बुलाकर डांटना शुरू कर दिया। देखो, यही हाल है इस लड़की का। सर ने गरीब समझकर मौका दे दिया, लेकिन गरीबी के साथ साथ अक्ल भी तो होनी चाहिए ना। पता नहीं कहां से उठा लाए। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाई। तभी पीछे से आदित्य की आवाज आई, रुको। पूरा ऑफिस शांत हो गया। सबकी नजरें आदित्य पर टिक गईं। आदित्य ने आगे बढ़कर कहा, रिया, एक गलती हर इंसान से होती है। गौरी ने जानबूझकर नहीं की। और दूसरी बात, उसने मेहनत करना शुरू किया है, और मेहनत करने वालों की इज्जत करना इस कंपनी की पहली सीख है। किसी के पास पैसे नहीं हैं तो क्या वह इंसान नहीं रहा? रिया का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सारे ऑफिस को यह साफ संदेश मिल गया कि गौरी अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि आदित्य के लिए कुछ और है। शाम को जब ऑफिस खत्म हुआ और बारिश होने लगी, तो गौरी बाहर खड़ी सोच रही थी कि भीगते हुए घर कैसे जाएगी। तभी आदित्य की कार उसके पास आकर रुकी। आदित्य ने खिड़की नीचे करके कहा, बैठो, छोड़ देता हूं। गौरी ने हाथ जोड़कर मना किया, नहीं सर, आप बहुत बड़े आदमी हैं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। गौरी, तुम्हारी मां का कहना था ना कि मेहमान को कभी खाली हाथ मत जाने दो। आज तुम मेरी मेहमान हो, बैठो। गौरी के पास अब कोई बहाना नहीं था। वह कार में बैठ गई। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं
और धीमी धीमी सर्द हवा चल रही थी। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी अजीब नहीं थी। इसमें एक अजीब सी शांति थी, एक अनकहा अपनापन। तभी आदित्य ने चुप्पी तोड़ी। गौरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। गौरी ने उसकी तरफ देखा। जी सर। आदित्य ने गहरी सांस ली। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। लोग मुझसे सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हारे अंदर एक ऐसी बात है जो मैं बयान नहीं कर सकता। जब से मैंने तुम्हें स्टेशन पर देखा था, मेरे दिल में वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया कि गौरी का घर आ गया। कार रुकी। गौरी ने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में असमंजस था, लेकिन साथ ही एक चमक भी। सर, मैं चलती हूं, धन्यवाद। वह जल्दी से उतर गई और अपनी झुग्गी की तरफ भाग गई। आदित्य कार में बैठा रह गया। उसने गौरी को जाते हुए देखा और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अब कोई शक नहीं था, वह इस लड़की से प्यार करने लगा था, लेकिन साथ ही उसके मन में एक डर भी था। क्या गौरी भी उसके बारे में ऐसा ही सोचती है? क्या वह अपनी मजबूरियों के बीच प्यार के बारे में सोच सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसका परिवार इस रिश्ते को कबूल करेगा? उधर गौरी भी अंदर जाकर अपनी खाट पर बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों? वह खुद नहीं जानती थी। क्या खुशी के, क्या डर के, या शायद उस अनकही बात के जो आदित्य ने अधूरी छोड़ दी थी। लेकिन दोनों के बीच जो बीज पड़ चुका था, वह अब अंकुरित होने लगा था, और जल्द ही आने वाला तूफान इस कोम्पल को या तो उखाड़ फेंकेगा या इसे और मजबूत बना देगा। गौरी की जिंदगी अब बदल चुकी थी। सुबह 5 बजे उठना, मां के लिए खाना बनाना, छोटे भाई रोहन को स्कूल भेजना और फिर ऑफिस के लिए तैयार होना। उसने अपनी एकमात्र सलवार कमीज को बार बार धोकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसमें एक अलग ही निखार था, आत्मविश्वास का निखार। ऑफिस में भी अब हालात बदलने लगे थे। गौरी की मेहनत और ईमानदारी धीरे धीरे सबको दिखने लगी थी। वह सबसे पहले ऑफिस पहुंचती और सबसे बाद में जाती। किसी को चाय चाहिए होती तो बिना कहे ले आती। किसी को फाइल ढूंढनी होती तो वह तुरंत निकाल कर देती। उसकी सादगी और विनम्रता ने चपरासी से लेकर सीनियर मैनेजर तक सबका दिल जीत लिया था। सिर्फ एक शख्स था जिसकी नजरें अब भी उस पर गड़ी रहती थीं। रिया। रिया, कंपनी की एचआर हेड, को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि एक भिखारन आज ऑफिस में सबकी चहेती बनती जा रही है। उसे यह भी चुभ रहा था कि आदित्य, जिस पर वह खुद अपना हक समझती थी, गौरी पर इतना ध्यान दे रहा है। वह मौके की तलाश में थी, कोई ऐसा मौका जब वह गौरी को सबके सामने गिरा सके, और वह मौका उसे जल्द ही मिल गया। एक दिन ऑफिस में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। दिल्ली से कुछ बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे थे और पूरी कंपनी का सालाना रिव्यू प्रेजेंटेशन होना था। आदित्य ने इस प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी अपनी सबसे भरोसेमंद टीम को दी थी, और गौरी को फाइलें अरेंज करने का काम मिला था। मीटिंग शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले रिया ने गौरी को बुलाया और कहा, गौरी, सर को यह फाइल तुरंत चाहिए, लेकिन इसमें कुछ पेज मिसिंग है। नीचे स्टोर रूम में जाओ और 2019 की सेल्स रिपोर्ट की फाइल लेकर आओ, जल्दी करो। गौरी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत नीचे चली गई, लेकिन स्टोर रूम में जाकर उसने देखा कि वहां तो फाइलों का अंबार लगा हुआ है, बिना किसी प्रॉपर नंबरिंग के, बिना किसी अरेंजमेंट के। वह घबराई, लेकिन हार नहीं मानी। उसने एक एक करके फाइलें खंगालनी शुरू की। समय बीतता जा रहा था और पसीना उसके माथे पर बह रहा था। इधर मीटिंग शुरू हो गई। आदित्य ने देखा कि गौरी वहां नहीं है। उसने पूछा, गौरी कहाँ है? रिया तुरंत बोली, सर, मैंने उसे एक जरूरी फाइल लाने को कहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गई। शायद काम से भाग गई। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। गौरी ऐसी नहीं है सर, आप उसे जानते नहीं। ये लोग ऐसे ही होते हैं, मौका मिला तो मेहनत कर ली, नहीं तो भाग खड़े हुए। आदित्य ने रिया की तरफ तीखी नजर से देखा। रिया, लोगों को उनकी हैसियत से मत आंको, और हां, गौरी को ढूंढो। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और गौरी अंदर आई। उसके हाथ में फाइल थी, लेकिन उसकी हालत देखने लायक थी। चेहरा धूल से सना हुआ, कपड़े गंदे और पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने हांफते हुए कहा, सर, सर, फाइल मिल गई। पूरा मीटिंग रूम सन्न रह गया। सब उसे हैरानी से देख रहे थे।
आदित्य ने पूछा, गौरी, तुम इस हालत में क्यों हो? रिया ने बीच में बोलने की कोशिश की। देखो सर, इसे तो ये भी नहीं पता कि प्रोफेशनल तरीके से कैसे काम करते हैं। लेकिन गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, सर, स्टोर रूम में फाइल ढूंढते ढूंढते ये हालत हो गई। लेकिन मुझे पता था ये फाइल आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने हार नहीं मानी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी प्रशंसा और दर्द का मिश्रण दिखा। उसने सबके सामने कहा, यही होती है सच्ची लगन, यही होता है आत्मसम्मान। गौरी ने आज साबित कर दिया कि काबिलियत कभी किसी के कपड़े या पैसों से नहीं नापी जाती। रिया का चेहरा जमीन पर गिर गया। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। यह पहली बार था जब उसे इतनी बड़ी जीत मिली थी, और वह भी सबके सामने। उस दिन के बाद गौरी का हौसला और भी बढ़ गया। अब वह सिर्फ पेंट्री और फाइल मैनेजमेंट तक सीमित नहीं थी। उसने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। देर रात तक ऑफिस में रहकर प्रैक्टिस करती। आदित्य ने उसे एक्सेल और डेटा एंट्री सिखाने के लिए एक सीनियर एम्प्लॉय को बोल दिया था। गौरी ने इतनी तेजी से सीखा कि 2 हफ्तों में ही वह बेसिक रिपोर्ट्स बनाने लगी। लेकिन इस सब के पीछे एक और चीज पनप रही थी। एक ऐसा एहसास जिसे न गौरी पूरी तरह समझ पा रही थी, न आदित्य। आदित्य अब गौरी के बिना अधूरा महसूस करने लगा था। सुबह ऑफिस आते ही सबसे पहले उसकी नजरें गौरी को ढूंढती। जब वह मीटिंग में होता और गौरी चाय लेकर आती, तो उसकी आंखें एक पल के लिए गौरी पर ठहर जातीं। जब गौरी देर शाम तक ऑफिस में काम करती, तो आदित्य भी अपना केबिन छोड़कर नीचे आ जाता और बहाने से उससे बात करता। गौरी भी इस बात को महसूस कर रही थी। आदित्य का हर छोटा सा ध्यान, हर छोटी सी केयर उसके दिल में कुछ हलचल पैदा करती। लेकिन वह अपने एहसासों को दबाती रहती। वह जानती थी कि उन दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। एक करोड़पति और एक भिखारन। समाज इसे कभी कबूल नहीं करेगा। एक शाम जब पूरा ऑफिस खाली हो चुका था और गौरी अपनी डेस्क पर बैठी काम कर रही थी, तभी आदित्य उसके पास आया। उसने पास रखी एक कुर्सी खींची और बैठ गया। गौरी, इतनी देर तक घर नहीं जाना? गौरी ने सिर उठाया और हल्की सी मुस्कान दी। सर, बस थोड़ा सा काम बाकी था, अभी निकलती हूं। गौरी, एक बात पूछूं? आदित्य की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। जी सर। तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में किसी की कमी है? गौरी ने अपनी नजरें झुका लीं। सर, मेरी जिंदगी में बहुत कमी है, लेकिन मैंने सीख लिया है कि कमी को भरने के लिए किसी और का सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। मां ने कहा था, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, और अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहे, तब भी। गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आदित्य की आंखों में देखा। उन आंखों में वह सब कुछ था जो आदित्य शब्दों में नहीं कह पा रहा था। वह समझ गई, लेकिन डर भी गई। सर, आप बहुत बड़े आदमी हैं, और मैं तो बस एक। बस क्या? आदित्य ने उसकी बात काट दी। तुम बस एक गरीब लड़की हो, यही कहना चाहती हो ना? गौरी, तुम गरीब नहीं हो, तुम सबसे अमीर हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज है जो मेरे पास नहीं। आत्मसम्मान, सच्चाई, इंसानियत। और मैं तुम्हारे बिना अब अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। सर, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं मैं इस लायक नहीं हूं। लायक तो तुम हो गौरी, शायद मैं नहीं हूं। आदित्य ने उसका हाथ हल्के से अपने हाथों में ले लिया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत फैसले लिए, लेकिन यह फैसला दिल से लिया है। मैं तुमसे प्यार करता हूं गौरी, और मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूं। गौरी के पास अब कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ रोए जा रही थी, खुशी और डर के मिले जुले आंसू। वह जानती थी कि आदित्य सच कह रहा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि समाज और उसका परिवार इसे कभी कबूल नहीं करेगा। सर, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जितना वक्त चाहिए ले लो गौरी, लेकिन याद रखना, मैं इंतजार करूंगा। गौरी उठी और तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गई। बाहर बारिश हो रही थी। वह बारिश में भीगती हुई चलती रही। उसकी आंखों से आंसू और आसमान से बारिश की बूंदें दोनों एक हो गई थीं। वह अपनी झुग्गी पहुंची और मां के पास जाकर बैठ गई। मां ने उसे देखा और कमजोर आवाज में पूछा, बेटी, तू रो क्यों रही है? गौरी ने सब कुछ बता दिया।
आदित्य की मदद, ऑफिस की नौकरी और फिर उसका प्यार का इज़हार, सब कुछ। माँ ने गौरी का हाथ पकड़ लिया। बेटी, प्यार बहुत बड़ी चीज है, लेकिन यह भी सच है कि दुनिया दो असमान लोगों को मिलने नहीं देती। तू अपने दिल की सुन, लेकिन आंखें खोलकर रखना। गौरी ने माँ की बात सुन ली, लेकिन उसका दिल तो अब आदित्य का हो चुका था। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंची तो रिसेप्शन पर ही रिया खड़ी थी। उसने गौरी को देखते ही चीखना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये बात है, तू सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सर को भी फंसाने आई थी ना? गौरी ठिठक गई। मैं कुछ नहीं समझी। समझेगी कैसे? तू तो सड़क की भिखारन है। तुझे क्या पता प्यार क्या होता है? तूने तो बस एक मौका ढूंढा था अमीर बनने का। गौरी के अंदर का आत्मसम्मान जाग उठा। रिया मैम, मैं प्यार करती हूं उनसे, लेकिन उनके पैसों के लिए नहीं, उनके दिल के लिए। और हां, मैं जरूर गरीब हूं, लेकिन अपनी इज्जत बेचने नहीं आई। यह सुनकर आसपास जमा ऑफिस स्टाफ सन्न रह गया। गौरी ने सीना तानकर रिया को जवाब दिया था। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह तुरंत आदित्य के पिता को फोन कर दिया। अब आगे जो होने वाला था वह सिर्फ गौरी और आदित्य के प्यार की परीक्षा नहीं थी। यह तो उनकी इंसानियत, उनके आत्मसम्मान और उनके एक दूसरे के प्रति भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और वह परीक्षा बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाली थी। रिया का फोन आते ही कपूर हवेली में हलचल मच गई। लखनऊ के सबसे पॉश इलाके गोमती नगर में स्थित इस आलीशान कोठी में आमतौर पर शांति रहती थी, लेकिन उस शाम वहां तूफान उठ खड़ा हुआ। आदित्य के पिता श्री अशोक कपूर, जो खुद एक कामयाब उद्योगपति थे और शहर की राजनीति में भी उनकी गहरी पैठ थी, फोन रखते ही आग बबूला हो उठे। ये क्या सुन रहा हूं मैं? मेरा बेटा किसी स्टेशन की भिखारन से प्यार कर रहा है? उनकी आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। आदित्य की मां श्रीमती सुधा कपूर, जो अपने पति के साथ ड्राइंग रूम में बैठी चाय पी रही थी, चौंक कर खड़ी हो गईं। क्या कह रहे हैं आप? आदित्य, ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो हो रहा है। अभी अभी रिया का फोन आया था। वह लड़की, गौरी नाम है कोई, स्टेशन पर भीख मांगती थी। आदित्य ने उसे ऑफिस में नौकरी दे दी और अब सुना है कि वह उससे प्यार करने लगा है। सुधा जी का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन यह तो बहुत बड़ी मुसीबत है। हमारे समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? इज्जत जाए भाड़ में। पहले यह बताओ कि यह लड़की कौन है और कहां से आई है। मैंने सुना है कि उसकी मां लकवाग्रस्त है और वह झुग्गी में रहती है, और मेरा बेटा कपूर खानदान का वारिस उसके पीछे पड़ा है। अशोक कपूर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी आदित्य की बड़ी बहन नेहा, जो अपने ससुराल से कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई थी, सीढ़ियों से उतरती हुई आई। पापा, क्या हो रहा है? इतनी तेज आवाजें क्यों आ रही हैं? तेरा भाई पागल हो गया है नेहा, किसी भिखारन के चक्कर में पड़ गया है। नेहा का चेहरा भी हैरानी से भर गया। क्या? आदित्य, लेकिन वो तो समझदार है, ऐसा कैसे कर सकता है? समझदारी तो उसकी खत्म हो गई है। मैंने तय कर लिया है, आज ही इसका फैसला करूंगा। कल सुबह वह लड़की इस ऑफिस में नहीं होगी और आदित्य की सगाई भी जल्द से जल्द तय करूंगा। उसी रात आदित्य जब घर लौटा तो उसे माहौल बहुत भारी लगा। ड्राइंग रूम में पूरा परिवार बैठा था। पिता का चेहरा तमतमाया हुआ, मां की आंखें नम और बहन का चेहरा सवालों से भरा। क्या हुआ? सब एक साथ क्यों बैठे हैं? आदित्य ने पूछा। बैठो आदित्य। पिता की आवाज में एक अजीब सी ठंडक और अधिकार था। आदित्य बैठ गया। उसे कुछ कुछ अंदाजा हो गया था कि मामला क्या है। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? पिता ने शुरुआत की। पापा, मैं समझा नहीं। समझाऊं? गौरी। नाम सुनकर याद आया, स्टेशन पर भीख मांगने वाली लड़की। तुम उसे ऑफिस ले आए, उसे नौकरी दी, और अब तुम उससे प्यार करने लगे हो। आदित्य ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह दिन आना तय था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। पापा, आपने सही सुना, मैं गौरी से प्यार करता हूं। प्यार? पिता ने जोर से मेज पर हाथ मारा। कपूर खानदान के बेटे को सड़क की भिखारन से प्यार हो गया? तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा, गौरी भिखारन नहीं है। वह एक बहुत अच्छी लड़की है। उसने अपनी मां के इलाज के लिए भीख मांगी थी, लेकिन उसने कभी अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। उसने मुझे इंसानियत सिखाई है। इंसानियत? पिता हंसे। ये सब फिल्मी डायलॉग घर में मत सुनाओ।
दुनिया इंसानियत नहीं, स्टेटस देखती है। हमारा स्टेटस, हमारी इज्जत, हमारा कारोबार सब दांव पर लग जाएगा। क्या तुम ये सब बर्बाद करना चाहते हो? पापा, इज्जत पैसे से नहीं, इंसानियत से बनती है। और मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा। खुद करोगे? अब पिता खड़े हो गए। देखो आदित्य, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें इस घर से, इस कंपनी से, हर चीज से बेदखल कर दूंगा। समझ लो। आदित्य की मां रोने लगी। बेटा, पापा की बात मान लो। हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। उस लड़की को भूल जाओ। हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में कर देंगे। मां, शादी दिल से होती है, घर से नहीं। और मैं गौरी से सच्चा प्यार करता हूं। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। नेहा ने भी भाई को समझाने की कोशिश की। आदित्य, मैं समझती हूं कि तुम भावुक हो, लेकिन जरा सोचो, क्या सच में यह रिश्ता चल पाएगा? समाज क्या कहेगा? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? और वो लड़की खुद कितना सह पाएगी ये सब? दीदी, समाज ने मुझे कुछ नहीं दिया। और रहे रिश्तेदार, तो वो तो सिर्फ मतलब के लिए आते हैं। गौरी ने मुझे बिना मतलब के अपनाया और मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। पिता का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। अच्छा, तो तुमने तय कर ही लिया? तो अब सुनो, कल से तुम इस घर में नहीं रहोगे और ऑफिस में भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अगर गौरी को चुनना है तो ये सब छोड़ना होगा। आदित्य ने अपने पिता की आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादा पक्का था। मुझे मंजूर है पापा। आपकी दौलत, आपकी कंपनी, ये सब आपका ही है, लेकिन मेरी जिंदगी मेरी है और मैं गौरी के बिना नहीं रह सकता। यह कहकर आदित्य ने अपनी जेब से कंपनी की चाबी, गाड़ी की चाबी और क्रेडिट कार्ड निकालकर मेज पर रख दिए। उसने अपने पिता के पैर छुए, मां के पैर छुए और बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल गया। बाहर अंधेरी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। आदित्य के पास न गाड़ी थी, न पैसे। बस एक जोड़ी कपड़े और एक तस्वीर, गौरी की तस्वीर, जो उसने अपने फोन से खींची थी और जिसे उसने अपने दिल के पास रख लिया था। उसने एक ऑटो किया और सीधा गौरी की झुग्गी की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा, क्या गौरी उसे अपनाएगी? क्या वह उसके साथ जिंदगी की ये नई जंग लड़ेगी? और क्या वह गरीबी की इस दुनिया में रह पाएगा, जहां सुबह का नाश्ता भी किसी चुनौती से कम नहीं होता? जब वह गौरी की झुग्गी के बाहर पहुंचा तो देर रात हो चुकी थी। झुग्गी में हल्की सी रोशनी जल रही थी। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। गौरी ने दरवाजा खोला। आदित्य को इस हालत में इस वक्त देखकर वह हैरान रह गई। आदित्य सर, आप यहां इतनी रात को? और ये कपड़े, क्या हुआ? आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और बोला, गौरी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। घर, कार, पैसा, कंपनी, अरब, सब कुछ। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो और मैं तुमसे पूछने आया हूं, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी की ये जंग लड़ोगी? गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ बोल नहीं पाई। बस उसने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर ले गई। अंदर उसकी मां खाट पर लेटी हुई थी। उन्होंने आदित्य को देखा और कमजोर आवाज में पूछा, बेटा, तूने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? आदित्य ने उनकी तरफ देखा और कहा, मां जी, ये त्याग नहीं है। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला है। आपकी बेटी ने मुझे इंसान बनना सिखाया। अब मैं उसी इंसानियत की राह पर चलना चाहता हूं। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथ उठाकर आदित्य को आशीर्वाद दिया। खुश रहो बेटा, भगवान तुम दोनों का साथ निभाए। उस रात आदित्य उसी झुग्गी के एक कोने में एक फटी सी चटाई पर सोया। उसके सिर के नीचे तकिया नहीं था, पर एक अजीब सा सुकून जरूर था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी शांति महसूस नहीं की थी। शायद इसलिए कि वह पहली बार अपने दिल की सुन रहा था। लेकिन सुबह होते ही उसे असली जिंदगी का सामना करना था। एक ऐसी जिंदगी जहां नौकर नहीं थे, गाड़ी नहीं थी और पैसे का कोई ठिकाना नहीं था। क्या आदित्य इस नई दुनिया में खुद को ढाल पाएगा? क्या वह गौरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कपूर परिवार उन्हें यूं ही छोड़ देगा या उनके खिलाफ कोई नई साजिश रची जाएगी? ये सब जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी तो ये जंग शुरू ही हुई थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही मोहल्ले की मुर्गियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। झुग्गी की दरारों से आती धूप ने
आदित्य की आंखें खोल दी। उसने करवट बदली तो उसकी कमर में हल्का सा दर्द हुआ। जमीन पर सोने की आदत नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, गौरी चूल्हे के पास बैठी चाय बना रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। पास ही उसका छोटा भाई रोहन अपनी किताब खोले बैठा था और खाट पर मां धीमी धीमी सांसें ले रही थी। यह नजारा आदित्य के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में पहली बार वह किसी ऐसी जगह जागा है जहां दिखावा नहीं, बल्कि अपनापन है। गौरी ने पीछे मुड़कर देखा तो मुस्कुराई। उठ गए? चाय लाऊं? आदित्य ने हल्की सी मुस्कान से जवाब दिया। हाँ, लेकिन पहले ये बताओ, तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई? आदत है। मां को दवा देनी होती है, रोहन को स्कूल भेजना होता है, और अब तो एक और जिम्मेदारी भी आ गई है। उसने शरारत से आदित्य की तरफ देखा। आदित्य हंस पड़ा। मैं जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारा साथी बनकर आया हूं। चलो, आज से काम ढूंढने निकलते हैं। आदित्य के लिए यह नया अनुभव था। उसने कभी किसी के लिए काम नहीं किया था, बल्कि लोग उसके लिए काम करते थे। लेकिन अब वह खुद सड़कों पर निकल पड़ा। हाथ में कोई बायोडाटा ली, साधारण कपड़ों में। उसने पहले दिन छोटे छोटे ऑफिसों में जाकर कहा, मुझे कोई काम चाहिए। लेकिन लोग उसे देखकर ही मुस्कुरा देते। तुम जैसे लोग यहां नहीं, किसी बड़ी कंपनी में जाकर देखो। उन्हें क्या पता था कि वह उसी बड़ी कंपनी का मालिक था। आखिरकार एक छोटी सी दुकान में उसे सेल्समैन की नौकरी मिल गई। तनख्वाह मामूली थी, लेकिन काम ईमानदारी का था। वह दिन भर दुकान पर खड़ा रहता, ग्राहकों से बात करता, सामान बेचता। शाम को जब वह थका हारा झुग्गी लौटता, तो गौरी दरवाजे पर खड़ी मिलती, हाथ में पानी का गिलास लिए और चेहरे पर वही मुस्कान। दोनों की जिंदगी धीरे धीरे एक लय में ढलने लगी थी। दिन में काम, शाम को साथ बैठकर खाना, रात को छत पर तारे देखना। गौरी उसे अपनी मां की कहानियां सुनाती और आदित्य उसे बिजनेस की बारीकियां सिखाता। लगता था जैसे जिंदगी ने पलटकर उन्हें एक नई राह दिखा दी हो। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियां हमेशा देर तक नहीं ठहरती, खासकर तब जब दुनिया को आपकी खुशी हजम न हो। एक दिन गौरी बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी। तभी उसके हाथ में एक पुराना अखबार आया, जिसमें किसी मछली वाले ने सब्जी लपेटी थी। उसने अखबार खोला तो उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी, आदित्य की तस्वीर, और उसके बगल में एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर। हेडिंग थी, कपूर परिवार की बड़ी घोषणा, आदित्य कपूर की सगाई शहर के नामी उद्योगपति की बेटी मानवी से तय। गौरी के हाथ से अखबार छूट गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने बार बार पढ़ा, लेकिन हर बार वही लिखा था। तारीख भी ताजा थी, 2 दिन पहले की। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये ये क्या है? आदित्य तो मेरे साथ है, फिर ये सगाई? वह भागती हुई झुग्गी पहुंची। आदित्य अभी दुकान से नहीं लौटा था। गौरी ने अपनी मां को अखबार दिखाया। मां ने पढ़ा और उनका चेहरा भी उतर गया। बेटी, ये तो... मां, ये झूठ है। आदित्य ने मुझसे कहा था कि उसने सब छोड़ दिया। फिर ये सगाई कैसे? बेटी, कभी कभी लोग सच छुपा लेते हैं। हो सकता है हो सकता है उसने तुझे भी धोखा दिया हो। गौरी का दिल टूट गया। उसे अपनी जिंदगी के सारे धोखे याद आ गए। पिता की मौत के बाद रिश्तेदारों का मुंह मोड़ना, लोगों का भीख देते वक्त ताने मारना, और अब आदित्य, जिस पर उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, वह भी... उसने फैसला कर लिया। वह आदित्य से मिलना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि अगर वह सामने गई तो टूट जाएगी। उसने अपनी मां से कहा, मां, हम यहां नहीं रह सकते, चलो कहीं और चलते हैं। लेकिन बेटी, कहां जाएंगे हम? पता नहीं मां, लेकिन यहां एक पल भी नहीं रुक सकती। उसने जल्दी जल्दी अपना छोटा सा सामान बांधा। रोहन स्कूल से आया तो उसे भी बिना कुछ बताए साथ ले लिया। उसने आदित्य के लिए एक छोटी सी चिट्ठी लिखी। आदित्य, तुमने मुझे सच्चाई दिखाई और फिर धोखा दिया। मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन अब मैं नहीं रह सकती अपनी जिंदगी खुशी से जीना। गौरी। और फिर चुपचाप, बिना किसी को बताए, वह अपनी मां और रोहन को लेकर लखनऊ छोड़कर चली गई। उसे खुद नहीं पता था कि वह कहां जा रही है। बस इतना जानती थी कि अब उसे आदित्य से दूर जाना है। शाम को जब आदित्य थकाहारा झुग्गी लौटा तो दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर सन्नाटा था। न गौरी,
न मां न रोहन। उसने पूरी झुग्गी छान मारी, लेकिन कोई नहीं था। बस एक कोने में उसे वह चिट्ठी मिली। उसने चिट्ठी पढ़ी, आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, नहीं गौरी, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने मुझ पर शक कैसे कर लिया? वह दौड़ता हुआ बाहर गया। आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। वह स्टेशन गया, बस स्टैंड गया, सड़कों पर भटकता रहा, लेकिन गौरी का कहीं पता नहीं चला। रात भर वह लखनऊ की गलियों में उसे ढूंढता रहा। हर चेहरे में उसे गौरी दिखती, हर आवाज में उसकी आवाज सुनाई देती, लेकिन गौरी जा चुकी थी। थका हारा, टूटा हुआ आदित्य उसी झुग्गी में लौट आया। उसने अखबार का वह टुकड़ा देखा जो गौरी छोड़ गई थी। उसने ध्यान से पढ़ा तो समझ गया कि यह उसके पिता की चाल थी। उन्होंने जानबूझकर अखबार में यह झूठी खबर छपवाई थी ताकि गौरी को उससे अलग कर सकें, और उनकी यह चाल काम कर गई। आदित्य ने अपने आंसू पोंछे। उसके अंदर अब गुस्सा नहीं था, बस एक जिद थी, गौरी को ढूंढने की जिद। उसने ठान लिया कि वह गौरी को हर हाल में ढूंढेगा, चाहे उसे पूरी जिंदगी क्यों न लग जाए। उसे अपनी गलती का एहसास भी था। उसने गौरी को कभी अपने परिवार की साजिशों से आगाह नहीं किया था, लेकिन अब वह कुछ भी करके उसे वापस लाएगा। और इस तरह एक गलत फहमी ने दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया। एक तरफ गौरी थी जो अपने टूटे दिल और बीमार मां के साथ एक अनजान शहर की तरफ जा रही थी। दूसरी तरफ आदित्य था जो अपने प्यार को वापस पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था। लेकिन क्या गौरी सच्चाई जान पाएगी? क्या आदित्य उसे ढूंढ पाएगा? और क्या दोनों की जिंदगी फिर से मिल पाएगी? यह सब जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार कीजिए। गौरी के लिए लखनऊ छोड़ना दुनिया छोड़ने जैसा था। वह शहर जहां उसने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा और सबसे अच्छा वक्त देखा था, एक ही सांस में सब कुछ पीछे छूट गया। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकती वह चुपचाप आंसू बहा रही थी। उसकी गोद में मां का सिर था जो दर्द से कराह रही थी, और बगल की सीट पर रोहन सोया हुआ था। न कोई मंजिल थी, न कोई ठिकाना, बस एक अंधेरी सुरंग थी जिसमें वह चलती जा रही थी। ट्रेन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रुकी। गौरी को लगा कि यहीं उतर जाना चाहिए, लखनऊ से दूर, लेकिन इतना बड़ा शहर कि कहीं काम मिल जाए। वह अपनी बीमार मां और छोटे भाई को लेकर स्टेशन के बाहर निकली। सामने भीड़ थी, शोर था और एक अनजान शहर का डर भी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने स्टेशन के पास एक सस्ता सा कमरा ढूंढा, बिना खिड़की का, बिना रोशनी का। किराया कम था, बस यही काफी था। पहली रात जब वह उस अंधेरे कमरे में मां को लिटाकर बैठी तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपने गले से मां का ताबीज दबाया और फुसफुसाई, मां, अब क्या होगा हमारा? मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, जब तक हिम्मत है तब तक सब ठीक होगा। तूने हमेशा मुझे संभाला है, अब भी संभाल लेगी। अगले दिन से गौरी ने काम की तलाश शुरू कर दी। वह कानपुर की सड़कों पर घूमती, हर छोटी बड़ी दुकान, हर ढाबे, हर ऑफिस में पूछती, कोई काम है? लेकिन उसे लखनऊ जैसा मौका नहीं मिल रहा था। यहां न कोई आदित्य था, न कोई पहचान। कई जगह लोगों ने उसकी हालत देखकर मुंह फेर लिया। किसी ने ताना मारा। एक बार तो एक दुकानदार ने कह दिया, भीख मांगती होगी पहले, अब काम करने चली हो, जाओ, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। गौरी का दिल तीर की तरह चुभ गया, लेकिन उसने सिर झुकाकर सब सह लिया। आखिरकार उसे एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिल गया। तनख्वाह बहुत कम थी, दिन भर के सिर्फ 150 रुपए, लेकिन गौरी ने हाथ जोड़कर काम स्वीकार कर लिया। वह सुबह 5 बजे उठती, मां को दवा देती, रोहन को पास के सरकारी स्कूल में भर्ती करवाया जो मुफ्त था, और फिर खुद ढाबे चली जाती। दिन भर बर्तन धोती, ग्राहकों को खाना परोसती, झाड़ू लगाती। शाम को जब लौटती तो उसके हाथ सूजे हुए होते, पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन चेहरे पर एक झूठी मुस्कान चिपकाए रहती ताकि मां परेशान न हो। रात को जब सब सो जाते तो गौरी चुपचाप बैठकर रोती। उसे आदित्य की याद आती, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, वह शाम जब उसने उसका हाथ थामकर कहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और फिर वह अखबार, वह तस्वीर, वह सगाई की खबर, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम जाता। वह सोचती, क्या सच में उसने मुझसे धोखा किया या कुछ और था? लेकिन फिर खुद को समझाती,
अब सोचने से क्या फायदा, जो होना था हो गया। धीरे धीरे मां की तबीयत और बिगड़ने लगी। दवाइयां खत्म हो गईं और नई दवाइयां खरीदने के पैसे नहीं थे। गौरी ने ढाबे के मालिक से पैसे उधार मांगे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने अपनी एकमात्र चांदी की पायल बेच दी, जो मां ने उसे बचपन में पहनाई थी। उस पायल की कीमत उसके लिए अमूल्य थी, लेकिन मां की जान से बढ़कर तो कुछ नहीं था। दूसरी तरफ लखनऊ में आदित्य की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। गौरी के जाने के बाद वह उसी झुग्गी में रहने लगा, इस उम्मीद में कि शायद वह लौट आए। हर सुबह वह चारबाग स्टेशन जाता, उसी जगह खड़ा होता जहां पहली बार गौरी को देखा था। हर चेहरे में उसे गौरी की झलक दिखती, हर आवाज में उसकी आवाज सुनाई देती, लेकिन गौरी नहीं थी। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि उसका मन कहीं और लगता ही नहीं था। वह दिन भर शहर की गलियों में भटकता, गौरी का कुछ पता ढूंढता। उसने अपने पुराने दोस्तों से भी मदद मांगी, लेकिन उसके पिता ने सबको हिदायत दे रखी थी कि आदित्य की कोई मदद न करें। कपूर हवेली से उसे पूरी तरह काट दिया गया था। पिता का संदेश साफ था, जब तक वह उस लड़की को भूल नहीं जाता, उसे घर वापस आने की इजाजत नहीं। लेकिन आदित्य को न घर चाहिए था, न दौलत। उसे सिर्फ गौरी चाहिए थी। वह अपनी पुरानी सेल्समैन की नौकरी पर लौट गया, लेकिन उसका दिल और दिमाग हर वक्त गौरी की तलाश में लगा रहता। उसने उसके बारे में जानकारी देने वाले के लिए इनाम भी रख दिया, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। एक दिन उसे पता चला कि गौरी का कोई रिश्तेदार कानपुर में रहता है। बस फिर क्या था, आदित्य ने अगली ही ट्रेन पकड़ी और कानपुर पहुंच गया। वहां उसने उस रिश्तेदार के घर का पता ढूंढा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि गौरी वहां नहीं आई। निराश होकर वह कानपुर की सड़कों पर भटकता रहा। हर गरीब बस्ती, हर ढाबे, हर मंदिर में जाकर पूछता, गौरी नाम की कोई लड़की, छोटा भाई रोहन, बीमार मां। लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। लगभग हार मानकर वह कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर वापस जाने के लिए खड़ा था। तभी उसकी नजर दूर एक ढाबे पर पड़ी। वहां एक लड़की बर्तन धो रही थी। दूरी बहुत थी, लेकिन चाल ढाल कुछ जानी पहचानी लगी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तेज कदमों से उस ढाबे की तरफ बढ़ा, लेकिन जब वह पास पहुंचा तो वह लड़की वहां नहीं थी। शायद उसे भ्रम हुआ था। फिर भी उस दिन उसके दिल में एक नई उम्मीद जग गई। उसने तय किया कि वह कानपुर में ही रुकेगा और गौरी को हर हाल में ढूंढेगा। उसे नहीं पता था कि गौरी उसी शहर में है, बस कुछ ही गलियों की दूरी पर। दोनों एक दूसरे के करीब थे, लेकिन किस्मत ने उनके बीच एक पर्दा डाल रखा था, और इसी पर्दे के पीछे गौरी की मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात जब खांसी असहनीय हो गई और सांसें थमने लगीं, तो गौरी घबरा गई। उसने पड़ोसियों की मदद से मां को पास के एक छोटे से नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने बताया कि हालत गंभीर है और बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। लेकिन बड़ा अस्पताल मतलब लखनऊ। गौरी के सामने एक बार फिर वही शहर आ खड़ा हुआ जहां से वह भागकर आई थी। डॉक्टर ने सलाह दी, बेटी, तुम्हारी मां को अब सिर्फ एक अच्छे अस्पताल में ही बचाया जा सकता है। लखनऊ ले जाओ, वहां डॉक्टर और सुविधाएं बेहतर हैं। नहीं तो। गौरी के सामने एक बड़ा फैसला था। जिस शहर में उसे धोखा मिला, जहां की हर गली में आदित्य की यादें बसी थीं, उसी शहर में उसे अपनी मां की जान बचाने के लिए वापस जाना था। उसने रोहन की तरफ देखा, फिर मां की तरफ, और फिर आसमान की तरफ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फैसला कर लिया था। चलो मां, लखनऊ चलते हैं। उसे नहीं पता था कि लखनऊ में उसका सामना न सिर्फ अपने अतीत से होगा, बल्कि उस सच्चाई से भी होगा जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और शायद शायद आदित्य से भी। लखनऊ, वही शहर, वही सड़कें, वही चारबाग स्टेशन। लेकिन इस बार गौरी की आंखों में वह चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। वह उतरी तो उसके कदम भारी थे और दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे लग रहा था जैसे यह शहर उससे कुछ कहना चाहता हो, कुछ ऐसा जो उसने कभी सुना नहीं, या शायद सुनना नहीं चाहा। उसने एक बार फिर अपनी मां को संभाला, रोहन का हाथ पकड़ा और स्टेशन से बाहर निकल आई। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मां का इलाज जरूर करवाएगी। वह सीधे लखनऊ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पहुंची, जहां मरीजों की लंबी कतारें थीं,
और डॉक्टरों की कमी। किसी तरह उसने मां को भर्ती करवाया और डॉक्टर से गुहार लगाई, डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी मां को बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूं। डॉक्टर ने उसे उठाया और कहा, बेटी, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी बहुत होगा। गौरी की आंखें भर आईं। खर्चे की चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगी। उसने अस्पताल के बाहर एक छोटी सी जगह देखी जहां मरीजों के तीमारदार रुकते थे। वहीं एक कोने में उसने अपना डेरा जमा लिया। रोहन को पास के एक स्कूल में डाल दिया और खुद दिन रात मां की सेवा करने लगी। लेकिन पैसों का इंतजाम कैसे होता? उसने अपनी बची खुची पूंजी खत्म कर दी थी। आखिरकार उसने वही किया जो उसे सबसे अच्छे से आता था, मेहनत। वह अस्पताल के आसपास छोटे मोटे काम करने लगी। कभी किसी मरीज के लिए दवा लाने जाती, कभी किसी बुजुर्ग की मदद करती, कभी अस्पताल की कैंटीन में बर्तन धोती। जो मिलता उसी से मां की दवाइयां चलती। उधर आदित्य अब भी गौरी की तलाश में भटक रहा था। कानपुर में उसे निराशा हाथ लगी थी, लेकिन अब वह लखनऊ लौट आया था। उसकी हालत भी अब पहले जैसी नहीं थी। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ गई थी, कपड़े मैले हो गए थे और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी, गौरी को ढूंढने की जिद। एक दिन वह अपनी पुरानी आदत के मुताबिक चारबाग स्टेशन पर गया। वहां बैठे बैठे उसे एक बुजुर्ग भिखारी दिखा जो अक्सर स्टेशन पर बैठता था। आदित्य ने उसे कुछ पैसे दिए और पूछा, बाबा, कभी गौरी नाम की कोई लड़की दिखी है? हल्की सी, सांवली, बड़ी बड़ी आंखें, हमेशा एक दुपट्टा ओढ़े रहती है। बुजुर्ग ने सोचा और बोला, बेटा, नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी ऐसी ही। उसके साथ एक छोटा लड़का था और एक बीमार औरत। वो लोग बड़े अस्पताल की तरफ गए थे। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन से अस्पताल? पता नहीं बेटा, लेकिन सुना है शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बहुत गरीब लोग इलाज कराने आते हैं। बस, फिर क्या था? आदित्य ने अपने पैरों को पंख लगा दिए। वह सीधा शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। इतनी भीड़, इतनी गरीबी, इतना दर्द। वह हर वार्ड में गया, हर कॉरिडोर में गया, हर चेहरे को गौर से देखा, लेकिन गौरी कहीं नहीं दिखी। थक हार कर वह अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। उसका दिल टूट रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, भैया, पानी पिलाओगे? आवाज बहुत जानी पहचानी थी। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक छोटा लड़का खड़ा था, रोहन। हाँ, वही रोहन, गौरी का छोटा भाई। आदित्य की सांसें थम गईं। रोहन, तुम यहां? वह उठकर रोहन के पास गया और उसे गले लगा लिया। रोहन भी हैरान था। भैया, आप यहां कैसे? गौरी कहाँ है? तुम्हारी मां कहाँ है? आदित्य की आवाज में बेचैनी थी। रोहन की आंखें नम हो गईं। मां बहुत बीमार है भैया, दीदी अंदर है, मां के पास। चलो, मुझे उनके पास ले चलो। रोहन ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया। वे दोनों तीसरी मंजिल पर एक छोटे से वार्ड में पहुंचे। वहां एक कोने में एक खाट पर गौरी की मां लेटी थीं। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था और पास ही एक स्टूल पर बैठी मां का हाथ थामे गौरी सो रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन सोते हुए भी उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी। आदित्य ने उसे देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे से उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ रखा। गौरी। गौरी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। जैसे ही उसने सामने आदित्य को देखा, वह चौंक कर पीछे हट गई। तुम यहां? गौरी, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। इतने दिनों से बस तुम्हें ही खोज रहा था। गौरी ने अपनी आंखें फेर लीं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहां से। गौरी, प्लीज, तुमने मुझ पर शक क्यों किया? वो खबर झूठी थी। मैंने कभी किसी और लड़की से सगाई नहीं की। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। झूठी? तो क्या अखबार भी झूठ बोलता है? तुम्हारे पिता ने खुद वो खबर छपवाई थी, मैंने अपनी आंखों से पढ़ी। हाँ, मेरे पिता ने छपवाई थी, लेकिन मेरी मर्जी के बिना। मैंने उसी दिन घर छोड़ दिया था। गौरी, मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और तुमने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। गौरी रोने लगी। मैंने भरोसा किया था आदित्य, तभी तो इतना दर्द हुआ। मुझे लगा कि तुम भी बाकी लोगों की तरह निकले। मुझे लगा कि मेरी गरीबी की वजह से तुम मुझे छोड़ गए।
आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी, तुम्हारी गरीबी नहीं, तुम्हारी इंसानियत ने मुझे तुमसे जोड़ा है। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और न कभी दूंगा। तभी पीछे से मां की धीमी आवाज आई, बेटा आदित्य। दोनों ने पलट कर देखा। मां ने अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, मुझे पता था कि तू एक दिन जरूर आएगा। मैंने गौरी से कहा भी था कि तू झूठा नहीं हो सकता, लेकिन ये बच्ची बहुत जिद्दी है। गौरी ने मां की तरफ देखा और फिर आदित्य की तरफ। उसके अंदर का गुस्सा, दर्द और शक सब पिघल गया। उसने आदित्य को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैंने तुम पर शक किया। मैं बहुत बड़ी मूर्ख हूं। आदित्य ने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं गौरी, तुम मूर्ख नहीं हो। तुमने तो बस अपने दिल की सुनी, और मैंने तुम्हें कभी सही से बताया ही नहीं कि मेरे परिवार ने क्या किया। उस दिन सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। आदित्य ने गौरी को बताया कि कैसे उसके पिता ने योजना बनाई, कैसे अखबार में झूठी खबर छपवाई, कैसे उसे घर से निकाल दिया। गौरी ने बताया कि कैसे उसने कानपुर में दिन रात मेहनत की, कैसे मां की हालत बिगड़ती गई और कैसे वह हर रात आदित्य को याद करके रोती थी। अब सब साफ था। दोनों के बीच की दीवार ढह चुकी थी और इस बार यह रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। आदित्य ने गौरी से कहा, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी मां का इलाज मैं करवाऊंगा। और हां, अब तुम्हें फिर कभी किसी बात का डर नहीं होगा। गौरी ने हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। तुम खुद गरीब हो चुके हो। गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती गौरी। मेरे पास तुम हो, तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी मां का आशीर्वाद है। मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। उस रात आदित्य ने अस्पताल में ही गुजारी। उसने गौरी की मां के इलाज का पूरा खर्चा उठाने का वादा किया और अगले ही दिन से उसने दोबारा काम की तलाश शुरू कर दी। उसे एहसास हो गया था कि असली कमाई वह है जो इंसान दिल से करता है, न कि बाप की दौलत से। उसने अपनी पुरानी सेल्समैन की नौकरी वापस ज्वाइन कर ली और साथ ही पार्ट टाइम काम भी करने लगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे जुटा सके। धीरे धीरे मां की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टर ने कहा कि अब वह खतरे से बाहर हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में वक्त लगेगा। गौरी की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई थी। अब वह पहले की तरह हौसले से भरी हुई थी। और आदित्य आदित्य ने तो जैसे जिंदगी का मकसद ही पा लिया था। लेकिन अभी भी एक लड़ाई बाकी थी, आदित्य के परिवार से। कपूर परिवार ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उन्हें जब पता चला कि आदित्य फिर से गौरी के साथ है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और इस बार उन्होंने एक ऐसी चाल चलने की सोची जो सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। गौरी की मां की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि अब वह खतरे से बाहर हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में अभी कुछ हफ्ते और लगेंगे। गौरी की आंखों में उम्मीद लौट आई थी और आदित्य का साथ पाकर उसकी हिम्मत दोगुनी हो गई थी। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब वे एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन दुनिया, और खासकर कपूर परिवार, अभी चुप बैठने वाला नहीं था। एक सुबह जब आदित्य अस्पताल के बाहर बनी छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा था, तभी एक काली लग्जरी कार आकर सामने रुकी। उसमें से उतरे अशोक कपूर, आदित्य के पिता। उनके चेहरे पर गुस्सा कम और एक अजीब सी शांति ज्यादा थी। उनके साथ आदित्य की मां और बहन नेहा भी थीं। आदित्य चौंक गया। वह उठ खड़ा हुआ। पापा, आप यहां? हाँ, मैं आया हूं, बैठो। पिता की आवाज में वह तल्खी नहीं थी जो उस रात थी जब आदित्य ने घर छोड़ा था। आदित्य सकुचाते हुए बैठ गया। उसकी मां की आंखें नम थीं और नेहा का चेहरा उतरा हुआ था। आदित्य, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, पिता ने शुरुआत की। जब से तुम गए हो, घर सूना हो गया है। तुम्हारी मां रो रो कर बीमार हो गई है। लेकिन मैं फिर भी अपनी जिद पर अड़ा था। मुझे लगता था कि समाज, इज्जत और रुतबा ही सब कुछ है। लेकिन पिछले हफ्ते मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आंखें खोल दी। आदित्य ने पिता की तरफ गौर से देखा। क्या हुआ पापा? अशोक कपूर ने गहरी सांस ली। पिछले हफ्ते मुझे सीने में तेज दर्द हुआ, हार्ट अटैक। डॉक्टरों ने कहा कि मेरी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब मैं आईसीयू में था, तो मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी घूम गई।
मुझे याद आया कि कैसे मैंने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया, कैसे मैंने एक गरीब लड़की और उसकी बीमार मां के साथ अन्याय किया, कैसे मैंने झूठी खबर छपवाकर दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। आदित्य की आंखें नम हो गईं। पापा, नहीं बेटा, मुझे पूरा कहने दो। पिता ने अपनी आंखें पोंछीं। जब मैं ठीक हुआ तो मैंने तय कर लिया कि अब और नहीं। मैंने अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करना है और उसकी शुरुआत मैं यहां से करूंगा। यह कहते हुए अशोक कपूर ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया और गौरी गौरी से तो मैं खुद माफी मांगूंगा। आदित्य ने पिता को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मां और नेहा भी रो रही थीं। पापा, मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की। मैं बस यही चाहता था कि आप गौरी को समझें। अब समझ गया हूं बेटा, और मैं वादा करता हूं कि अब गौरी हमारे परिवार की बहू होगी, पूरे सम्मान के साथ। तभी अस्पताल के गेट से गौरी बाहर निकली। वह आदित्य को ढूंढ रही थी। जब उसने सामने आदित्य के पूरे परिवार को देखा तो उसके कदम ठिठक गए। उसके चेहरे पर डर और उलझन साफ दिख रही थी। आदित्य ने उसे इशारे से पास बुलाया। गौरी, आओ, डरो मत। गौरी धीरे धीरे पास आई। उसने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। अशोक कपूर ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी आंखें नीची कर लीं। बेटी गौरी, उनकी आवाज कांप रही थी, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। तुम्हारी मां बीमार थी, तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने झूठी खबर छपवाई, तुम्हें अलग किया और अपने बेटे को भी घर से निकाल दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अशोक कपूर के पैर छुए और बोली, अंकल, मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की। मैं तो बस यही चाहती थी कि आप मुझे एक इंसान की तरह देखें, और आज आपने वो कर दिखाया। मैं आपको दिल से माफ करती हूं। यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई रो पड़ा। आदित्य की मां ने गौरी को गले लगा लिया और बोली, बेटी, तू तो देवी है। हमने तेरे साथ जो किया उसके बाद भी तूने हमें माफ कर दिया। नेहा ने भी गौरी का हाथ पकड़ लिया। गौरी, मैं भी तुम्हारी बहन बनना चाहती हूं। गौरी मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि खुशी थी। दीदी, आप तो पहले से ही मेरी बहन हैं। उसके बाद सब लोग अस्पताल के अंदर गए। अशोक कपूर ने गौरी की मां से मुलाकात की। उन्होंने झुककर उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी जी, मैंने आपकी बेटी के साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। वह हमारे घर की बहू होगी और हम उसे पूरा सम्मान देंगे। गौरी की मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से अशोक कपूर को आशीर्वाद दिया। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने आज मेरी बेटी की जिंदगी संवार दी। उस दिन अस्पताल के उस छोटे से वार्ड में जो नजारा था, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां कभी नफरत और घमंड था, वहां अब प्यार और अपनापन था। जहां कभी आंसू थे, वहां अब मुस्कानें थीं। अगले कुछ दिनों में कपूर परिवार ने गौरी की मां के इलाज का सारा खर्चा उठाया और उनके लिए शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज का इंतजाम किया। आदित्य को वापस कंपनी में बुला लिया गया, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा जिम्मेदार और समझदार हो गया था। और गौरी गौरी ने अपनी मां की सेवा के साथ साथ पढ़ाई भी शुरू कर दी। आदित्य ने उसके लिए कंप्यूटर कोर्स का इंतजाम किया ताकि वह आगे चलकर कंपनी में बेहतर काम कर सके। एक शाम, जब गौरी और आदित्य अस्पताल की छत पर बैठे थे, आदित्य ने गौरी से कहा, गौरी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। गौरी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या? क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी, हमेशा के लिए? गौरी की आंखें चमक उठीं। यह तो मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था आदित्य। तो फिर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गौरी ने हल्की सी शरारत से कहा, एक शर्त पर। कौन सी शर्त? हम अपनी जिंदगी में कभी इंसानियत नहीं खोएंगे और जो कुछ भी करेंगे उसमें पहले दूसरों का भला सोचेंगे। मां की यही सीख थी। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। वादा। कुछ हफ्तों बाद लखनऊ के एक छोटे से मंदिर में बहुत ही सादगी से गौरी और आदित्य की शादी हो गई। न कोई बड़ी बारात, न कोई शाही दावत,
बस दोनों के परिवार, कुछ करीबी दोस्त और ढेर सारा प्यार। गौरी ने लाल जोड़ा पहना और आदित्य ने साधारण कुर्ता पायजामा, लेकिन उन दोनों की खुशी किसी राजा रानी से कम नहीं थी। गौरी की मां, जो अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थीं, व्हील चेयर पर बैठकर शादी में शामिल हुईं। जब आदित्य ने गौरी की मांग में सिंदूर भरा तो मां की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, तूने मेरी बेटी को वो सब दिया जो मैं कभी नहीं दे पाई। धन्यवाद। शादी के बाद गौरी और आदित्य ने मिलकर एक फैसला लिया। उन्होंने कपूर इनोवेशंस के एक हिस्से को एक सामाजिक संस्था में बदल दिया, जो गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती थी। इस संस्था का नाम रखा गया गौरी सेवा सदन। यहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता, बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर दिए जाते। आदित्य के पिता ने भी इस काम में पूरा सहयोग दिया। उन्होंने अपनी सारी दौलत का एक बड़ा हिस्सा इस संस्था को दान कर दिया और कहा, अब मुझे समझ आया कि असली दौलत इंसानियत है, पैसा नहीं। इस तरह एक गरीब लड़की और एक करोड़पति लड़के की कहानी ने सबको रुला दिया। लेकिन यह रोना गम का नहीं, बल्कि खुशी का था। यह रोना इस बात का गवाह था कि इंसानियत कभी मरती नहीं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, चाहे कितनी भी बाधाएं खड़ी हों, अगर दिल सच्चा हो और इरादे मजबूत हों, तो प्यार और इंसानियत की हमेशा जीत होती है। और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि कभी भी किसी इंसान को उसकी हैसियत से मत आंको, क्योंकि असली कीमत तो दिल की होती है, जेब की नहीं। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। लखनऊ के चारबाग स्टेशन से शुरू हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने सबको रुला दिया। एक तरफ आदित्य कपूर, जिसके पास करोड़ों की दौलत थी, लेकिन दिल में सच्चे प्यार और इंसानियत की कमी थी। दूसरी तरफ गौरी, जिसके पास फटे कपड़े और एक बीमार मां के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल सोने का था और आत्मसम्मान इतना ऊंचा कि भीख मांगते हुए भी वह एहसान नहीं लेना चाहती थी। इस कहानी ने हमें दिखाया कि जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। आदित्य के पास सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था, और गौरी के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि उसने एक अजनबी करोड़पति को भी अपना लिया। यही इंसानियत है, किसी को बिना पहचाने, बिना स्वार्थ के, सिर्फ इसलिए अपना लेना क्योंकि वह इंसान है। लेकिन इस कहानी ने यह भी दिखाया कि प्यार और इंसानियत की राह में मुश्किलें जरूर आती हैं। आदित्य के परिवार ने गौरी को अपमानित किया, झूठी खबर छपवाकर दोनों को अलग कर दिया और आदित्य को घर से निकाल दिया। गौरी ने भी एक गलतफहमी में आकर आदित्य पर शक कर लिया और उसे छोड़ दिया। लेकिन सच्चे प्यार ने हार नहीं मानी। आदित्य ने गौरी को ढूंढने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और गौरी ने अपनी मां की जान बचाने के लिए हर दर्द सह लिया। और आखिर में सच्चाई की जीत हुई। आदित्य के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गौरी से माफी मांगी और पूरे परिवार ने मिलकर गौरी को अपनाया। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि नफरत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्यार और इंसानियत उससे बड़े होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, कभी भी किसी इंसान को उसकी हैसियत या कपड़ों से मत आंको। गौरी भिखारन जरूर थी, लेकिन उसका आत्मसम्मान और उसकी इंसानियत किसी करोड़पति से कहीं ज्यादा कीमती थी। असली दौलत दिल की होती है, जेब की नहीं। दूसरी सीख, प्यार में भरोसा सबसे जरूरी चीज है। गौरी ने एक गलत फहमी में आकर आदित्य पर शक किया और दोनों को बेवजह दर्द सहना पड़ा। अगर वह आदित्य से एक बार बात कर लेती तो शायद इतनी तकलीफ ना होती। इसलिए जब भी कोई शक हो, बात जरूर करें। तीसरी सीख, अपनों को माफ करना सबसे बड़ी हिम्मत है। आदित्य के पिता ने गौरी के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन गौरी ने उन्हें माफ कर दिया और इसी माफी ने एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। माफ करने से दिल का बोझ हल्का होता है और रिश्ते मजबूत बनते हैं। चौथी सीख, जिंदगी में कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। गौरी ने अपनी मां की बीमारी, अपनी गरीबी और आदित्य से जुदाई, हर दर्द सहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिर में उसकी उम्मीद ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। पांचवीं सीख, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी की मदद बिना स्वार्थ के करते हैं तो वह हमें वापस जरूर मिलती है। गौरी ने एक अजनबी की मदद की थी और बदले में पूरी जिंदगी का सहारा मिला।
अब मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं और इन दोनों सवालों का जवाब आपको अपने दिल से देना है। पहला सवाल, अगर आप गौरी की जगह होते और किसी ने आपको धोखा दिया होता, तो क्या आप उसे माफ कर पाते? और क्या आप अपने दिल का दरवाजा फिर से खोल पाते? दूसरा सवाल, अगर आप आदित्य के पिता की जगह होते और आपको पता चलता कि आपने अपने बेटे और एक गरीब लड़की के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, तो क्या आप अपनी गलती मान पाते? क्या आप सबके सामने माफी मांग पाते? जरा सोचिएगा। यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल हमारी इंसानियत को परखते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस कहानी पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं खुद हर एक कमेंट पढ़ता हूं। और हां, अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल दे, किसी को उम्मीद दे दे, किसी को इंसानियत की राह दिखा दे। और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जो आपके दिल के किसी कोने को जरूर छू जाएगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और हां, याद रखिएगा, इंसानियत कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। जय हिंद।